हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है कूलम्स लॉ। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो कूलम्स लॉ है इसी लॉ के बेस पे क्या होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, या जो आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं इस कूलम्स लॉ के बेस्ड पे। ठीक है, तो आज हम कूलम्स लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, आज हम उस जो ये न्यूमेरिकल्स है ये हम टुमारो जो है हमारी कल वीडियो आएगी वो टोटली बेस्ड होगी हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कूलम्स लॉ के ऊपर। आज हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और डेरिवेशंस पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की। ठीक है, अब जो कूलम्स लॉ को पढ़ने से पहले कुछ हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। इस साइंटिस्ट ने किया, इस साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, इस 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में इसने किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या किया इसने? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और वो जो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो क्या था, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में इसने किया, इस एक्सपेरिमेंट में इसने किया दो चार्जेस लिए। क्या लिए? दो चार्जेस। और वो जो दो चार्जेस थे वो कैसे थे? वो पॉइंट चार्जेस थे, बिल्कुल छोटे छोटे चार्जेस उसने लिए। ठीक है, और उसने किया, उन दोनों पॉइंट चार्जेस को क्या किया, रेस्ट में रखा। किस में रखा? रेस्ट में रखा। जैसे सपोज करते हैं ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये दो चार्ज हो गए, या इसको बोलता हूँ Q1, इसको बोलता हूँ Q2 चार्ज। ठीक है, और उसने देखा इन दोनों को क्या किया, दोनों को करा रेस्ट में। ठीक है, और उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो ये दोनों चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज क्या करते हैं, ये आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर ये सेम चार्ज हुए तो उसने क्या देखा कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाता है और ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाता है। तो उसने बेसिकली किया, उसने जज किया किसके बारे में, फोर्स के बारे में। तो उसने किया, उसने देखा कि जब भी दो चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उस दौरान क्या होगा, वो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और वो जो फोर्स है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, वो जो पैरामीटर्स उसने बताए इन द फॉर्म ऑफ द लॉ बताए, जिस लॉ को क्या बोला गया, कूलम लॉ। इट मीन्स जो हमारा कूलम लॉ है ये हमें किसके बारे में बताता है, ये कूलम लॉ हमें बताता है फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। और ये फोर्स किसके बीच में होती है, ये फोर्स हमें बताता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, फोर्स के बारे में बताता है। और जो ये दो पॉइंट चार्जेस होते हैं ये किस में होते हैं, ये बेसिकली होते हैं रेस्ट पे। ठीक है, तो इसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको कैलकुलेट किया और देखा कि वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो फोर्स को मेजर करने के लिए, फोर्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लिया होगा, और वो जो इंस्ट्रूमेंट था उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था टॉर्शन बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बाय द अगस्टिन कूलम, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज टॉर्शन बैलेंस। जो बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस होता है त्रकड़ी, जिसे हम वेट को मेजर करते हैं उस। अब लेकिन ये जो त्रकड़ी है बैलेंस किसका है, टॉर्शन। टॉर्शन होता है फोर्स, फोर्स का बैलेंस है, जो फोर्स की त्रकड़ी, एक इंस्ट्रूमेंट जो हम मेजर करते हैं इससे फोर्स है। और जो ये फोर्स थी दो चार्जेस के बीच में, ये जो फोर्स थी ये किस इंस्ट्रूमेंट से निकाली, टॉर्शन बैलेंस से। और जो टॉर्शन बैलेंस होता है ये क्या होता है, एक वेरी वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। इट मीन्स कि ये बहुत सेंसिटिव, इट मीन्स ये क्या होता है, ये बड़ी छोटी से छोटी वैल्यू भी निकाल लेता है फोर्स की। ये छोटा सा हमारा कंसेप्ट था। इट मीन्स कि हमें यहाँ से पता चला कि जो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने जो 18th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया था, दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस जो रेस्ट पे हैं उनके ऊपर, तो उस दौरान उसने किया था, उन दोनों के बीच में फोर्स निकाली थी। और जो वो फोर्स थी, वो फोर्स किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है वो उसने दुनिया को बताना था। तो उन्होंने इसे लॉ बनाया जिसका नाम था कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ हमें क्या बताता है, ये हमें फोर्स के बारे में बताता है, किसके बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, लेकिन कौन से, जो हमारे रेस्ट में होते हैं, उस फोर्स के बारे में बताता है। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, कि ये जो कूलम्स लॉ है ये बोलता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, हमें पता है कूलम्स लॉ बताता है हमें फोर्स के बारे में। ये बोलता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, क्या बोलता है, ये बोलता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस
जो किस में है, रेस्ट में है, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो बोलता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज ये पॉइंट चार्जेस है, कौन से, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, अब वो बेसिकली क्या हो सकती है, अब जो इंटरेक्शन बोला वर्ड में लिखा है इंटरेक्शन, अब वो जो इंटरेक्शन फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और वो क्या हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। क्यों, अगर ये दोनों चार्जेस क्या हुए, लाइक हुए, तो वो इनपे जो फोर्स जो इनके बीच में लगेगी वो कैसी होगी, रिपल्सिव। अगर ये एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो अट्रैक्टिव। इसलिए मैंने इंटरेक्शन लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लिखा, मैंने लिखा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब बोलता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है दो चार्जेस के बीच में जो रेस्ट में होती है, वो जो फोर्स होती है वो किन पैरामीटर्स में डिपेंड करती है। बोलता है जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो रेस्ट में होते हैं, वो क्या होती है, इज, वो जो फोर्स होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जो दो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और वो किसके, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मींस उल्टी होती है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर के। लेट मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये दो चार्जेस है और इन दोनों चार्जेस के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस जो इनके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से है, याद रखना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है हमेशा। वो जो डिस्टेंस है, लेट आर बी द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जो दो चार्जेस के बीच सेपरेशन डिस्टेंस कितना, आर। तो कुल मिला बोलता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है दो चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या, आर, तो मींस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और कूलम क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे छोड़ देते हैं, और वो बोलता है कि एंड दिस फोर्स, और ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, एंड दिस फोर्स, ये एक्ट कहां पे करती है, एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the two charges। और ये बोलता है कि जो ये फोर्स है ये कहाँ पे एक्ट करती है, ये उस लाइन के अलोंग एक्ट करती है जो लाइन क्या करती है, एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, या जॉइन अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करती है, ये जो सेंटर पॉइंट है एक पॉइंट, ये उसका सेंटर पॉइंट, इन सेंटर पॉइंट के जो लाइन हमारे इसके दोनों के सेंटर से पास होती है, उस लाइन के अलोंग जो है ये जो फोर्स है ये एक्ट करती है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमारा कूलम। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो ये फोर्स है ये कहाँ पे एक्ट करती है, जो ये फोर्स है ये कहाँ पे एक्ट करती है, अलोंग द लाइन, उस लाइन के अलोंग जो लाइन क्या करती है, इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ती है, ठीक है। अगर समझ आ गया, अगर नहीं आया तो अभी और बताता हूँ मैं आपको। मैथमेटिकली अगर देखा जाए, मैथमेटिकली देखा जाए तो ये कूलम्स लॉ क्या बोल रहा है। अब बेसिकली याद रखना, जो ये कूलम्स लॉ अभी हम कर रहे हैं ये स्केलर फॉर्म है। कूलम्स लॉ की कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। तो स्केलर और वेक्टर फॉर्म अलग अलग होती है। स्केलर और वेक्टर को क्या डिफरेंस होता है, स्केलर में क्या होते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्शन के बारे में नहीं पढ़ते। इट मीन्स कि जो ये अभी हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, इस डेरिवेशन में हम ये स्केलर फॉर्म है, अगर स्केलर फॉर्म है इट मीन्स कि इसमें हम जो फोर्स है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिर्फ साइज के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। इस केस में हम जो उसकी फोर्स के एक वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्शन के बारे में कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की। तो ये है स्केलर फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकली क्या बोलता है, मैथमेटिकली क्या बोलता है, यहाँ से देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। और मेरा चार्ज क्या है, Q1 है, यहाँ पे यहाँ चार्ज Q2 है। और इट मीन्स मैथमेटिकली वो क्या बोलते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, ये वो बोलती है कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, जो दो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या उनके मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड लगा दियो यहाँ पे, मॉड का मतलब पता ना, अगर अंदर नेगेटिव होगा तो मॉड लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो या अल्टीमेटली वो बोलता है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इट मीन्स कि अगर ये दो चार्ज हैं, इन दोनों की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई Q1 और Q2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, अगर जो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर इट मीन्स इसका मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसका मतलब है कि अगर Q1 इंटू Q2 जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी तो उससे, अगर वो वैल्यू बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी फोर्स है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है इसकी, वो बोलती है कि जो फोर्स होती है दो चार्ज के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का मतलब होता है 1/1 अपॉन समथिंग। दूसरी लाइन बोलती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस क्या है इनके बीच में r, तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बोलती है। और इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये फोर्स और जो ये आर है एक दूसरे के इन्वर्स, इन्वर्स मतलब उल्टे हैं। इट मीन्स कि अगर जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस आर की वैल्यू अगर मैं कम करूंगा, इट मीन्स कि अगर आर की वैल्यू कम करूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि अगर दो चार्जेस को मैं पास पास ले आऊंगा तो उसके बीच में जो फोर्सेस हैं आपस में आपसी फोर्स है वो भी क्या, अगर कम होगी डिस्टेंस के इन्वर्सली, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करूं मैं, अगर मैं करूं कंबाइन 1 and 2, इन दोनों को कंबाइन करूं, क्लब करूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 के, देखो मॉड नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर स्क्वायर के, ठीक है। अब अगर ये टर्म लिखी है, अब मुझे पता मैथमेटिक्स में जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है तो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो इस केस में मैं लिख रहा हूँ एफ, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा रहा हूँ तो इसकी जगह मैं एक कांस्टेंट लिख रहा हूँ स्मॉल के। क्या सर, क्या कांस्टेंट है ये, स्मॉल। इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको बोलते हैं स्मॉल के, नॉट कैपिटल के। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल के किसी और चीज़ को बोलते हैं, कल बताऊंगा मैं। इसे बोलते हैं स्मॉल के। और ये जो एफ हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, इसकी जगह कांस्टेंट आया, इसका बोलते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जो ये के होता है ये बेसिकली एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट कहाँ पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। और ये कांस्टेंट किसका है, फोर्स का कांस्टेंट है, इसलिए इस कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, इसका नाम आपने याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इस के को, स्मॉल के को, ठीक है। अब जो ये इस के की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, वो बेसिकली दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बेसिकली दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है। एक वो डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, किस पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। दूसरा वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम पे, कि जो दो चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस के बीच में जो है मीडियम कौन से। जैसे सपोज ये एक चार्ज है, ये सपोज दूसरा चार्ज है, ठीक है। इस अभी तो मान लेते हैं कि इसके बीच में जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। हवा में एक चार्ज इधर रखा, दूसरे इधर रखा, इन दोनों के बीच में क्या, हवा है। तो जो मीडियम हो गया क्या हो गया, एयर हो गया। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को उठा के पानी में ले जाऊं तो उनके बीच में जो मीडियम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। इट मीन्स कि जो के की वैल्यू है वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है कि मीडियम कौन सा है, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या होगा कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे तीन होते हैं मेजर। एक होता है एसआई सिस्टम, एक होता है सीजीएस, और एक होता है एमकेएस। और भी होते हैं लेकिन फिलहाल मैंने तीन आपको बताए थे। इट मीन्स कि एसआई सिस्टम में के की वैल्यू अलग होगी, सीजीएस सिस्टम में अलग होगी, और एमकेएस में अलग होगी। और ये के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम में, कि जो हमारा मीडियम है वो कैसा है, वो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम है, या वो हमारा वाटर है, या हमारा वो माइका है। ये क्या करता है, डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है के की वैल्यू। अब कूलम ने क्या बोला, कूलम ने बोला कि अगर हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो, अगर हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट लें, अगर वो हम ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट लें और जो मीडियम लें दो चार्जेस के बीच में, अगर वो फ्री स्पेस लें, तो उस दौरान जो के की वैल्यू होती है उसके बारे में उसने बताया। तो उसने बोला कि फॉर एसआई सिस्टम, सिस्टम कौन सा हो, अगर ऐसा ही हो, और मीडियम कौन सा हो, फ्री स्पेस हो, उस दौरान जो के की वैल्यू है, उसने उस के की वैल्यू दी। उसने बोला जो के की वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये बोला कूलम ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिर्फ अगर ऐसा ही सिस्टम को लें और अगर मीडियम कौन सा लें, दोनों के चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस लें या वैक्यूम लें, उस दौरान जो के की वैल्यू होती है वो ये आती है। और ये मैथमेटिकली किसके बराबर होती है, ये वैल्यू लर्न करनी है, 9 × 10⁹ के बराबर होती है, ठीक है। अब आता है इसके यूनिट क्या होंगे, के यूनिट क्या होंगे। और यूनिट कहाँ से निकलते हैं, मैंने आपको बताया हमेशा जो यूनिट निकलता है वो निकलता है फार्मूला से।
यहाँ से निकलेंगे के का यूनिट। तो कैसे निकलेंगे, के यहीं पे रहने दो, ठीक है। ये आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ से, क्या आ जाएगा एफ आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 नीचे चले जाएंगे तो ये आ जाएगा Q1 Q2, ठीक है। अब सभी को पता है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने कि जो हमारा फोर्स होता है इसका जो इसका फार्मूला होता है वो, या जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। इसी तरह आर क्या है, जो डिस्टेंस है दो के बीच में, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये इसका चार्ज का क्या होता है, कूलम। ये कूलम इंटू कूलम क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे के का यूनिट आ गए, के का यूनिट क्या आ गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गए। तो ये यूनिट हमने यहाँ पे मेंशन कर देने नीचे। तो यहाँ से क्या यूनिट के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये जो ये चीज़ आई है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये तो नहीं है बिल्कुल। और जो ये चीज़ है इसको बोलते हैं एपिसिलॉन नॉट, एपिसिलॉन। और ये जो ओ डाला हुआ है इसको बोलते हैं नॉट। अगर इसके ऊपर ओ नहीं हो, खाली ये हो, तो इसको बोलते हैं एपिसिलॉन। क्या बोलते हैं इसको, एपिसिलॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये एपिसिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे तो मेंशन कर रहा हूँ। बेसिकली जो ये एपिसिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कौन सी स्पेस, फ्री स्पेस की, मीन्स या वैक्यूम की क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। कि जब जब दो चार्जेस के बीच में अगर जो मीडियम होगा, अगर वैक्यूम होगा, तो वो वैक्यूम कितना फोर्स को परमिट कर रहा है, उसकी जो कितनी वैल्यू होगी वो कौन बताता है हमें, एपिसिलॉन नॉट बताता है, एपिसिलॉन नॉट बताता है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये लिखूँ, जस्ट ये लिखूँ, मैं इस पर नॉट नहीं लगाऊँ, तो व्हाट इट मीन्स, तो इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे अगर नॉट नहीं लगाता मीन एपिसिलॉन। अगर एपिसिलॉन इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। लेकिन किसकी, वो फ्री स्पेस के लिए क्या था, नॉट लगते थे। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो ये परमिटिविटी होगी किसकी होगी, मीडियम की होगी। तो एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट लगा हो तो क्या होता है, वो परमिटिविटी होती है किसकी, वो होती है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। मोर एवर इट इज इंपॉर्टेंट दैट जो ये यहाँ पे देखो परमिटिविटी है, इसकी जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसके यूनिट क्या होंगे, फंस गए वापिस, इसके यूनिट नहीं पता मुझे, यहाँ पे यूनिट क्या होंगे, ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके यूनिट्स कैसे निकलते हैं। देखो अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा, के की वैल्यू क्या होती है, ये हमें के डायमेंशन, हमने के यूनिट्स निकाल लिए फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूले से, इस फार्मूले से निकाल लिए यूनिट्स। अब देखते हैं कि एक आपको याद करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो यहाँ पे फार्मूला देखो, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है। यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से हमें कि जो के है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन नॉट के उल्टा है। मींस जो यूनिट के होंगे उसके उल्टे यूनिट होंगे एप्सिलॉन नॉट के। बस अगर आपको के की याद है, आपको एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। के यूनिट क्या थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये उसके उल्टे करने हैं, अगर उल्टा करने हैं तो बस उल्टा कर दो। यहाँ पे इसके क्या आ जाएंगे, इसके यूनिट आ जाएंगे कूलम स्क्वायर। ये कूलम नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा कूलम स्क्वायर, और इन दोनों नीचे चल जाएंगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर। तो इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ये इसके यूनिट आ जाएंगे उल्टा, इसके उल्टा कर देने, जो ये है इसके उल्टा कर देने, सी इसके ऊपर ले आना, ये दोनों नीचे ले आने, तो एप्सिलॉन नॉट के हमारे क्या निकल जाएंगे, यूनिट निकल जाएंगे। ये बेसिकली हमारे दो वैल्यूज थी जो आपको न्यूमेरिकल्स में याद रखनी है। परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, इसके यूनिट्स याद रखने हैं। और मोर एवर एक बार और याद रखना कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसका एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं फैरेड पर मीटर। क्या बोलते हैं, फैरेड पर मीटर, एफ पर मीटर। जल्दी ये इसका जो ये यूनिट है ये हमें कहाँ पर चलता है, ये हमें चैप्टर नंबर 2 पे जब हम जाएंगे तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली कैसे इसका यूनिट फैरेड पर मीटर होता है। और जो फैरेड होता है ये किसका यूनिट होता है, ये होता है कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल हमारा दूसरा चैप्टर है, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। तो याद रखना एप्सिलॉन नॉट के दो यूनिट होते हैं, एक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर होता है, दूसरा फैरेड पर मीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव आता है। फिर इसमें आपको पूछता है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है। अब जो डायमेंशन फार्मूला है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में ही निकालेंगे इसका, जब हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म क्या होती है। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है, जो यहाँ पे अभी हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो तीसरा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ द चार्ज। जो चार्ज है उसके यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स ऑफ चार्ज। ये हमने पिछले अपने लेक्चर में किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो चार्ज है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। जस्ट मैं ये फोकस नहीं हो पा रहा है वीडियो का, जस्ट मैं सेटिंग कर रहा हूँ इसकी, जस्ट वेट अ बिट।
ठीक है, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाओ। अब जो चार्ज है इसके यूनिट्स क्या हैं, थोड़ा बहुत ब्लर होगा, देख लेना। अब जो यूनिट्स हैं इसके, जो चार्ज है इसके यूनिट्स क्या हैं, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था जो यूनिट्स हैं वो कितने किस्म के होते हैं। वो यूनिट्स होते हैं 3 किस्म के, ठीक है। कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। एक जो चार्ज के यूनिट होते हैं वो होता है SI यूनिट, एक जो मैंने बताया था वो आपको बताया था वो था CGS यूनिट, और एक जो बताया था मैंने वो बताया था मैंने कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो हमने 3 यूनिट्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब अगर हम देखें जो चार्ज का SI यूनिट है, वो जो SI यूनिट है वो चार्ज का क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, वो अभी हम देखते हैं। तो SI यूनिट जो आपको सबको पता है, जो SI यूनिट है चार्ज का वो क्या है, वो है कूलम। क्या है, कूलम। तो SI यूनिट जो चार्ज का है वो क्या है, कूलम, जिसको कैपिटल C से नोट करते हैं। इसी तरह जो CGS यूनिट है वो मैंने आपको बताया था ये क्या है चार्ज का, वो है स्टैट कूलम। क्या है, स्टैट कूलम, और इसको हम लिखते हैं स्टैट कैपिटल कूलम। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं ESU से, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से। तीसरा जो होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है चार्ज का वो हमें पता है क्या होता है, उसको बोलते हैं एब कूलम। क्या बोलते हैं, एब कूलम, एब कैपिटल में, एब कूलम। और हमें पता है इन तीनों चार्जेस के बीच में कुछ एक रिलेशन होता है, वो हमने रिलेशन भी डिस्कस किया था। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, और रिलेशन क्या था कि जो एक कूलम होता है वो होता है 3 × 10⁹ एब कूलम के बराबर, और जो एक कूलम होता है वो होता है 1/10 एब कूलम के बराबर। ये रिलेशन था जो हमने पहले आपसे डिस्कस किया था। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो एक कूलम है ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये एक एब कूलम है ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 कूलम के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि जो एक एब कूलम होता है वो 10 गुना होता है कूलम के, और जो एक कूलम है वो 3 × 10⁻, इतने गुना होता है किसके, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत एब कूलम नहीं लिखना था, यहाँ पे लिख दिया स्टैट कूलम। इट मीन्स कि अल्टीमेटली बात यह है कि अगर एक एब कूलम 10 गुना होता है कूलम के, इट मीन्स कि जो एब कूलम है आउट ऑफ 3 यूनिट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है दैट इज एब कूलम, ये क्या है, बिगेस्ट यूनिट है। कैसा है, तीनों से बड़ा यूनिट कौन सा है, बिगेस्ट यूनिट कौन है, एब कूलम। तो ये एब कूलम था बिगेस्ट यूनिट। इसके साथ ही आपको बोलता है इस टॉपिक में कि वो बोलता है डिफाइन करो किसको, 1 कूलम ऑफ चार्ज को। एक कूलम ऑफ चार्ज को आपने डिफाइन करना है, बट किसके बेसिस पे, कूलम लॉ के बेसिस पे, ठीक है। इट मीन्स कूलम लॉ के बेसिस मीन्स इन टर्म्स ऑफ द फोर्स, फोर्स के टर्म्स से आपने बताना है कि जो एक कूलम है चार्ज उसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए इस चीज़ को करने के लिए सपोज करते हैं कूलम लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, एक चार्ज दो चार्ज, और इनके बीच में लेट R इसका सेपरेशन डिस्टेंस, ये बोलता है कि जो इन दोनों चार्जेस में ये Q1 है ये Q2 है। कूलम लॉ क्या बोलता है कि जो F होता है वो किसके बराबर होता है, K Q1 Q2/R²। अब वो बोलता है कि एक कूलम चार्ज है उसकी डेफिनेशन निकालो। इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे पुट करेंगे कि जो Q1 और जो Q2 है, Q1 भी चार्ज है और Q2 भी चार्ज है, दोनों चार्ज बराबर हैं, और इनकी जो वैल्यू है वो है 1 कूलम के बराबर पुट करो, और जो इनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना उसको 1 मीटर पुट कर दो इस फार्मूले में, ठीक है। जब भी कर देंगे तो इससे हमारी जो फोर्स आ जाएगी क्या आ जाएगी, K Q1 की वैल्यू 1/1²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, K के बराबर हो जाएगी। और हमें पता है कि जो K की वैल्यू तो वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ इट मीन्स कि यहाँ पे जो फोर्स निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 10 × 10⁹। अगर ये फोर्स है तो इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब वो बोलता है कि एक कूलम चार्ज क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि एक कूलम चार्ज वो चार्ज है जो क्या करता है, जो एक इक्वल और अपोजिट चार्ज को, अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे। बोलता है एक कूलम वो चार्ज होता है जो दूसरे इक्वल और अपोजिट चार्ज को, जो उससे 1 मीटर दूर पड़ा हुआ है, उसको रिपेल करता है कितनी फोर्स से, 9 × 10⁹ न्यूटन से। वो चार्ज जो इतनी फोर्स से रिपेल करता है एक इक्वल चार्ज को, वो जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं एक कूलम। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो वो क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो 1 कूलम होता है, ये 1 कूलम क्या होता है, तो 1 कूलम इज नथिंग, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द चार्ज, इट इज डिफाइंड एज दैट चार्ज, ये वो चार्ज है, इट इज डिफाइंड एज दैट चार्ज विच repels
दूसरा है कौन सा, इक्वल, इक्वल और सेम, ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है, विच रिपेल्स इक्वल एंड सेम चार्ज which is placed at a distance of 1 meter, which is placed at a distance of 1 meter with a force of, कितनी फोर्स है, रिपेल करता है, with a force of 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। वो जो चार्ज होता है, इट इज़ डिफाइंड एज वो चार्ज, दैट चार्ज जो रिपेल करता है किसको, इक्वल और सेम चार्ज को, किसकी, जो कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, 1 मीटर पे पड़ा हुआ, कितनी फोर्स है, इतनी फोर्स है, वो जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम 1 कूलम। तो ये बेसिकली डेफिनेशन थी किसकी, 1 कूलम की। ठीक है, क्लियर। अब जो हम चौथा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। ठीक है, उस स्पेशल पॉइंट में जो पहला पॉइंट आता है वो बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंट चार्ज। चार्ज तो पता चल गया, लेकिन पॉइंट चार्ज क्या होता है, या हम किस चार्ज को पॉइंट चार्ज कब बोलते हैं। तो जल्दी याद रखना, कोई भी बॉडी है उसको, किसी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट चार्ज कब बोलते हैं, तब बोलते हैं अगर जो वो बॉडी है उसका जो लीनियर डिस्टेंस है, क्या कौन सा डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, या उसका जो लीनियर साइज है वो क्या हो, या उसका साइज बोलो। किसी भी चार्ज बॉडी को हम पॉइंट कब बोलेंगे, जब सपोज ये दो बॉडीज़ हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, अब जो ये बॉडी है इसका साइज़ ये छोटा सा है, छोटा आ रहा, और इसका साइज़ भी छोटा आ रहा। ठीक है, लेकिन जो मान लेते हैं कि जो इनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आ रहा, सच दैट ये जो कैपिटल आर की वैल्यू है ये बहुत 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 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ दिस चार्ज। बोलता तब उस केस में बोलता है कि जब जो लीनियर साइज है किसी बॉडी का वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या हो, कम हो एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बोलता है अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और जो एक चार्ज है उसका जो साइज़ है वो अपने जो दोनों के दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उससे क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, जो कम है, तो उस दौरान क्या बोलते हैं, जो चार्ज है उसको हम क्या पॉइंट मान सकते हैं। तो समझ आ गया, हम किसी भी बॉडी को पॉइंट बॉडी कब बोलते हैं, जब उस बॉडी का जो हमारा साइज़ होता है, जो दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा कम हो, तब उसको क्या बोलते हैं, हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ये था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट इज़ कि जो हमारा के और जो एप्सिलॉन नॉट है इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये आपको मुझे याद करवानी है। तो के है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है, और मैथमेटिकली इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इसके यूनिट्स हैं वो आपको पता है क्या होते हैं, वो होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है जिसको परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं, इसकी जो मैथमेटिक वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसके जो यूनिट होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं, वो कितने होते हैं, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, याद करनी है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो कूलम्स लॉ है, जो कौन सा लॉ है, कूलम्स लॉ है, ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर जो चार्ज है हमारा वो क्या हो जाए, बिग हो जाए, भाई दो ये चार्ज भी बड़ा ले लें, दूसरा चार्ज भी बड़ा ले लें, ये बड़े बड़े चार्जेस ले लें, तो ये कूलम्स लॉ बड़े बड़े चार्जेस के लिए क्या होता है, बिग चार्जेस के लिए होता है, फेल हो जाता है। इट मीन्स कि जो कूलम्स लॉ है, जो बड़े बड़े चार्जेस हैं वो आपस में जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होती है उसके बारे में बताता है। तो ये था हमारा टॉपिक, ये 5। ठीक है, नेक्स्ट है, साथ ही इसके जो पाँचवा पॉइंट आता है, वो पाँचवा पॉइंट आता है रेंज ऑफ द कूलम फोर्स। जो कूलम लॉ है उसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ कूलम लॉ। जो कूलम लॉ है इसकी रेंज क्या है, कूलम लॉ की रेंज क्या है। रेंज का मतलब कि कूलम लॉ हमारा कितने कितने डिस्टेंस तक वैलिड है, मीन्स अगर दो चार्जेस के में कितना डिस्टेंस होगा तो वैलिड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो याद ना, जो इसकी रेंज है, जो कूलम्स लॉ, ये कहाँ से कहाँ वैलिड है, ये हमारा न्यूक्लियर डिस्टेंस से लेके किस डिस्टेंस तक वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस तक, मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस तक। ठीक है, अब न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि कूलम्स लॉ जितना न्यूक्लियस का साइज होता है उतने ही साइज, अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा अगर उतना, उस तब ही वैलिड है, अगर उससे डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये वैलिड नहीं है। तो ये न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। इट मीन्स ये कूलम्स लॉ
कहाँ तक वैलिड है? ये तब वैलिड है जब दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा कम से कम कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर होगा। अगर इससे कम हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर इससे 10⁻⁻⁻ डिस्टेंस कम हो गया, इट मीन्स कि जो हमारे जो चार्जेस हैं कहाँ के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आगे, कहाँ आगे, जो हमारे न्यूक्लियस है उसके अंदर आगे। और हमें पता है जब न्यूक्लियस के अंदर दो जो फोर्स डेवलप होती है वो कूलम फोर्स नहीं हो सकती, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। इट मीन्स न्यूक्लियस के, अगर न्यूक्लियस के 10⁻⁻15 से छोटा साइज होगा, कूलम लॉ फेल हो जाएगा। और ये कहाँ तक वैलिड है? ये वैलिड है साइज ऑफ द यूनिवर्स तक। मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस कौन सा? साइज ऑफ द यूनिवर्स मीन्स 10⁻18 मीटर तक। तो इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या है, 10⁻⁻15 से लेके 10⁻18 मीटर तक जो कूलम लॉ वैलिड है। इट मीन्स अगर 10⁻18 मीटर डिस्टेंस होगा दो चार्ज के बीच में, तभी कूलम लॉ वैलिड है। और बट याद रखना, अगर इससे डिस्टेंस कम हो गया तो वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे दो चार्ज, और उनका जो डिस्टेंस हो जाएगा न्यूक्लियस से भी अंदर हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियस के अंदर वैलिड नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं कि 10⁻15 से नीचे ये कूलम लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेसिकली मेरे पहले रिकॉर्ड किए वीडियो उसमें ऑडियो नहीं आई, इसलिए बेसिकली ये पहले से लिखा हुआ है। अब जब हम कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, जब भी किसी वेक्टर फॉर्म की बात होती है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें किसके बारे में बताना होता है, डायरेक्शन के बारे में बताना होता है। अब किसकी डायरेक्शन बतानी है, कूलम लॉ किसके बारे में बताता है, फोर्स के बारे में। तो इट मीन्स कि इस जो डेरिवेशन करेंगे, इस डेरिवेशन में जो हमारा फोर्स होगी, हमें उस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा। जैसे पिछली बार हमने कूलम लॉ में खाली वैल्यू बताई थी 1/4πε0 Q1 Q2 R² होती है, बट इस केस में मुझे फोर्स की वैल्यू तो बतानी पड़ेगी, बट उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब वेक्टर्स में जो डायरेक्शन है उसके बारे में कौन बताता है, एक अलग से वेक्टर होता है जिसका नाम क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब जो यूनिट वेक्टर होता है ये हमें क्या बताता है, ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वेक्टर, कोई भी वेक्टर उसके ऊपर उसको डिवाइड करो उसके मैग्नीट्यूड को, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब जो ये यूनिट वेक्टर होता है इसकी अपनी डायरेक्शन भी होती है, और जो इसकी अपनी डायरेक्शन होती है ये कहाँ होती है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी वहीं पे होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे डायरेक्शन में इस्तेमाल होगा। तो याद रखना, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हमारी क्या लगती है, फोर्स लगती है। अब एक फार्मूला और निकालते हैं। हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है। अब इस मैग्नीट्यूड को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वेक्टर निकल जाएगा। वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यही बात हुई। तो ये बात ठीक भी है, क्योंकि जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है। इट मीन्स कि जो भी हम वेक्टर लिखेंगे, फोर्स का वेक्टर लिखेंगे, उसमें एक जगह में क्या आएगा, स्टार्टिंग में उसका मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, और जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन कहाँ होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन से क्या आएगा, यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन का ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज हमारा कि जो डेरिवेशन कैसे करते हैं। लास्ट टॉपिक है ये डेरिवेशन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आती है और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन करने के लिए कूलम्स लॉ हमें पता है। कूलम्स लॉ में हम क्या करते हैं, हम दो चार्जेस लेते हैं, एक ये चार्ज ले लिया हमने, एक ये चार्ज ले लिया, और हम लेट करते हैं इनके बीच में जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है, r है इनका सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये चार्ज इसको इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, और जो ये फोर्स लगाएगा उस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, F21। तो F21 के क्या प्रोनाउंसिएशन क्या है, फोर्स ऑन टू चार्ज, दिस Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। इसी तरह जो ये चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर भी कुछ फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और वो जो फोर्स होगी वो होगी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वो इस डायरेक्शन में फोर्स होगी। अब मैंने आपको बोला अब ये वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो इसमें अब डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी। अब जो ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन है, जो फोर्स एक्ट कर रही है Q2 चार्ज के ऊपर, किसके कारण, Q1 चार्ज के ऊपर, ये जो फोर्स है कहाँ से आ रही है, किसके कारण कर रही है, Q1 से। अब ये फोर्स कहाँ आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, इसलिए जो ये जो फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसके लिए एक यूनिट वेक्टर लेंगे, और जो यूनिट वेक्टर होगा वो कहाँ से आ रहा है, जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है। फोर्स कहाँ से लग रही है, 1 से 2 लग रही है ना, 1 लगा रहा है 2 के ऊपर, तो यहाँ से इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ये। इसी तरह जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के ऊपर, जो 1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, फोर्स कहाँ से आ रही है, 2 से 1 आ रही है, इसलिए इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा 2 1। अगर बच्चे रटा भी मारते हैं वो कैसे करते हैं, वो बोलते हैं कि जो 1 2 का जो यूनिट वेक्टर होगा उल्टा होगा, वो 2 1 वाला होगा, और जो हमारा 2 1 का यूनिट वेक्टर होगा 1 2 वाला। ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बताता हूँ कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, इसको कैसे रीड करते हैं F12 को, तो ये बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। इसी तरह अब हमें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है,
ये जो फोर्स क्वांटिटी या वेक्टर है, चीज़ें होना जरूरी है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब जो ये फोर्स है जो 1 के ऊपर एक्ट करी ड्यू टू कूलम लॉ के मुताबिक जो ये फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे आगे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। अब इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा ये कौन सा आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, किसके ऊपर एक्ट कर रही है फोर्स, 1 के ऊपर, किसके कारण, 2 के कारण। तो मीन्स 2 से फोर्स आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन का है 2 से 1 है, 2 से आ रही है, 1 पे लग रही है, तो कहाँ से आ रही है, 2 से आ रही है, ये ऊपर आ गया 2 से, 2 4 से आ रही है, और कहाँ पे जा रही है, 1 4 पे जा रही है। तो इस डायरेक्शन से 2 से 1 कौन सा आ रहा है, यूनिट वेक्टर R21 आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रटा नहीं मारना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम R21 वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर। और हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसलिए जो यूनिट वेक्टर अगले स्टेप में हो जाएगा, ये चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे, K की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0, ये सेम रहेगी। और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है इसकी जगह लिखेंगे वेक्टर R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जो ये R वेक्टर था, ये सेपरेशन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1 लिखो या 1 to 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो अब ये क्या रहेगा, ये 2 1 जो 2 1 है और ये जो स्केयर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अब ये 2 1 नहीं लिखा मैंने, तो आप नहीं भी लिख सकते हो, सिर्फ R भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वेक्टर नहीं है ये। अगर जो वेक्टर स्केलर है तो स्केलर में दिक्कत नहीं आती है, 1 या 2 या 2 1 में दिक्कत नहीं आती है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे R21 वेक्टर ही रह जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, डेरिवेशन में इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल लिया, इसी निकालेंगे F21 फोर्स ऑन 1। अब जो ये फोर्स है इसमें भी दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो कितना है, सेम रहेगा, K Q1 Q2/R स्क्वायर रहेगा। इस केस में जो डायरेक्शन आएगी वो हमें कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कहाँ से आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, किसी फोर्स 2 के लग रही है, किसी कारण लग रही है, पहला वाला जो Q1 चार्ज है वो लगा रहा है, तो इट मीन्स यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, जो Q1 की तरफ से आएगा। तो Q1 की तरफ से 1 की तरफ से कौन आ रहा है, R12 वाला, तो ये यहाँ पे R12 आ जाएगा। सिमिलरली ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगले स्टेप में ये एज इट इज आएगा जैसे है, और ये यहाँ पे इसका फार्मूला लग जाएगा, वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, आ गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 2 कर दो, ये क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या था, R21 वेक्टर था, यहाँ पे क्या है, R1 वेक्टर है। मोर एवर फ्रॉम द फिगर से क्या होता है, आपको ये क्लियर दिखता है कि जो ये दोनों वेक्टर हैं ये आपस में बराबर हैं, और ये क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कैसे दिखता है, और वेक्टर्स में अगर किसी डायरेक्शन अपोजिट दिखानी हो तो आपने ये करना है, माइनस साइन लगा देना। तो माइनस साइन का मतलब वेक्टर में क्या होता है, होता है अपोजिट डायरेक्शन। अब ये कैसे, फिगर से कैसे पता चलता है, देखो ये फिगर है, इस फिगर के मुताबिक जो R21 है ये इस तरफ जा रहा है, मीन्स ये यहाँ से कहाँ से जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, और जो R12 है कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया फिगर से कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है, और ये क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये बता दिया। तो यहाँ पे अगर अपोजिट बताना हो तो नेगेटिव साइन लगाना होता है। ये दो वेक्टर्स आपस में क्या है, इक्वल तो है ही है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ, और ये माइनस साइन लगा हुआ इनमें, और ये अपोजिट भी हैं। अब हम क्या करेंगे, R12 वेक्टर की जगह माइनस ऑफ R21 वेक्टर डालेंगे। जो यहाँ पे R12 वेक्टर है इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वेक्टर डालेंगे। जैसे ये वेक्टर यहाँ पे डालेंगे तो ये रकम क्या बन जाएगी हमारी, ये जो F21 है ये क्या बन जाएगा, Q1 Q सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो R12 है इसकी जगह हम माइनस ऑफ R21 डाल देंगे। जब ये माइनस डालेंगे ये माइनस बाहर जाएगा यहाँ पे, और ये रकम क्या बन जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2/R³ R21 क्या बन जाएगी, ये R21 बन जाएगी। और अब ये देखो ये जो टर्म है 1/4πε0 Q1 Q2 R21, और जो ये पहली टर्म थी जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी Q1 Q2 R21, ये दोनों सेम है। इट मीन्स कि जो ये पूरी टर्म है किसके बराबर है, F12 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो ये रकम है इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे F12 को, ये माइनस साइन बाहर ही रहेगा, और यहाँ से ये क्या कंक्लूड हो गई, डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 है वो क्या होता है, वो इक्वल होती है किसके बराबर, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। इट मीन्स कि दोनों चार्जेस जो है आपस में बराबर फोर्स लगाते हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं। और यहाँ पे क्या आया, बीच में नेगेटिव साइन। और मैंने आपको बताया वेक्टर्स में अगर नेगेटिव, ये वेक्टर्स है, वेक्टर में अगर नेगेटिव साइन आ जाए इसका मतलब होता है अपोजिट। मीन्स कि जो एक दूसरे पे ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो क्या इक्वल तो होती है बट अपोजिट होती है। बिल्कुल है, हमने देखी, एक इधर लगती है और एक इधर लगती है, ठीक है। तो यहाँ से ये आया, ये था मेरा डेरिवेशन इसका। अब इसमें मेन कंक्लूजन्स हैं, देखो ये क्या बोल रही है, जो फाइनल कंक्लूजन क्या बोल रही है कि जो फोर्स एक्ट करती है
आपसी फोर्स जो एक दूसरे पे चार्ज लगाते हैं वो इक्वल भी होती है और अपोजिट भी होती है। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स कि जो हमारा कूलम लॉ है समवट वो क्या है, वो सिमिलर है किसके? न्यूटन थर्ड लॉ के। इन मीन्स वो क्या है? सिमिलर है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन जो हमारा कूलम्स लॉ है ये बेसिकली क्या है, जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है इसको फॉलो करता है। तो डेरिवेशन में कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या कभी कभी घुमा के पूछते हैं, वो बोलते हैं कि प्रूव करो कि जो न्यूटन जो हमारा कूलम लॉ है वो सिमिलर है किसके? न्यूटन थर्ड लॉ के। या वो कभी बोलते हैं प्रूव करो कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो कंटेन्ड है किसमें प्रेजेंट है? कूलम लॉ में। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, ये प्रूव करनी है। मोर एवर जो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलती है, ये बोलता है कि कूलम लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स एक्ट करती है दो चार्जेस के बीच में, ये क्या होती है? सेंट्रल फोर्स होती है। मीन्स ये उनके सेंटर टू सेंटर ही एक्ट करती है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक छोटा सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आया, वो बोर्ड एग्जाम्स में एक बार वो बोलता है कि अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो कि दो चार्जेस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है, और या दिया हो जो दो चार्जेस उनका प्रोडक्ट 0 से कम है, तो उसका क्या मतलब होता है? मीन्स वो पूछता है कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो बताओ दो चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ये बताओ। तो जानी देखो, अगर जो प्रोडक्ट Q1 और Q2 किस केस में कब जब 0 से बड़ा होगा, तभी बड़ा होगा ना। अगर ये दोनों चार्ज Q1 भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तभी क्या, तभी ये बड़ा होगा। इट मीन्स कि जब चार्जेस हमारे लाइक होते हैं तभी क्या होता है? ये प्रोडक्ट बड़ा होता है। अब मैं बोलता हूँ अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, देखो एक प्लस है, +5 है, एक -5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? -25। इट मीन्स कि अगर इट मीन्स कि जब वो अनलाइक चार्जेस होंगे तब जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? 0 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या होता है? जब Q1 Q2 लेस देन 0 हो, इसका मतलब होता है अनलाइक चार्ज, और जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब होता है लाइक चार्ज। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जब Q1 Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इसका क्या मतलब है? वो लाइक चार्ज है, और इसका क्या मतलब है? अनलाइक। इट मीन्स अगर आपसे पूछे Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो उसका क्या बताओ रिपेल करेंगे, क्या करेंगे? और हमें पता है Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होता है? वो लाइक चार्जेस हैं, और हम लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? रिपेल ही करते हैं। और अगर प्रोडक्ट कम हो तो वो उनमें आपस में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट कम है इसका क्या मतलब है? वो क्या है? अनलाइक है, और अनलाइक हमेशा क्या